नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। देश दिन भर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो खबर है बुलेटिन की वो है आगरा से। आगरा में ट्रेन में एक मनचले की इतनी पिटाई की, उसके बाद उसको ट्रेन से उतार दिया। घटना मालवा एक्सप्रेस की है। जमकर धुनाई की गई। दरअसल एक महिला नई दिल्ली से भोपाल जाने के लिए मालवा एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार हुई थी। पास में बैठे एक युवक ने उस पर पत्तियां कसना शुरू कर दिया। पलवल आते आते उसकी हरकतें बढ़ गईं। इसके बाद कोच में सवार दूसरे यात्रियों ने इस युवक की पिटाई कर दी और बाद में उसे आगरा स्टेशन पर उतार दिया। हालांकि महिला ने के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया। और दूसरी खबर है जम्मू से, जहां पर आज एक हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। जम्मू के वैष्णो देवी में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। महिला पायलट में सवार थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, पायलट समेत। और शुरुआती जांच में जो पता चला है कि एक पक्षी से लड़ने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। हादसे का शिकार हुए इस हेलीकॉप्टर ने सांझी छत से लौट रहे 6 वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के साथ उड़ान भरी थी। हालांकि कटरा में उतरने से पहले ही ये न्यू बस स्टैंड के पास हादसे का शिकार हो गया। निजी कंपनी के इस हेलीकॉप्टर में हवा में ही आग लग गई थी। इसे एक महिला पायलट उड़ा रही थी और हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई। सही कारण क्या थे, एग्जैक्ट रीजंस क्या थे इस दुखद घटना के पीछे, वो हमें और छानबीन के बाद मालूम चलेगा, जिसकी छानबीन करवाई जाएगी। फिलहाल प्रशासन ने अगले आदेश तक वैष्णो देवी के सांझी छत तक चलने वाली इस हेलीकॉप्टर सेवा को बंद कर दिया है। साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। टीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी की हिरासत को 26 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। सीबीआई हिरासत है उनकी। इस बीच खुलासा हुआ है कि पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी उनके बेटे राहुल के बयान पर हुई है और सीबीआई का कहना है कि इस पूरी साजिश में पीटर की भी भूमिका है। IBN 7 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक राहुल मुखर्जी के बयान के आधार पर ही सीबीआई ने पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी की थी। 19 नवंबर को दिए गए राहुल के बयान और पीटर के बयान में सीबीआई को विरोधाभास दिखाई दिया। राहुल ने बयान में कहा था कि जब शीना के फोन, SMS और ईमेल आते थे तब उसने पीटर से शीना के बारे में पूछा था, लेकिन पीटर ने राहुल को बताया कि शीना विदेश में है, जबकि खुद पीटर ने इस दौरान पुलिस से शीना के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी आधार पर सीबीआई ने कोर्ट से पीटर की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसे मान लिया गया। Peter, Mr. Peter, were you available to start? Were you available to start? Then what happened? राहुल के बयान के बाद अब खुलासा हुआ है कि शीना को पागल बनाने के लिए इंद्राणी बेंगलुरु से उसे दवाइयां भिजवाती थी। शीना के लापता होने के बाद राहुल ने 5 पुलिस स्टेशनों में शिकायत भी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन सीमा विवाद के चलते शिकायत दर्ज नहीं की गई। किसानों के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सहारनपुर गए। वहां पर उन्होंने एक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में उन्होंने केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों पर जमकर हमला बोला। बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब मिशन यूपी के लिए जुट गए हैं। राहुल गांधी ने आज सहारनपुर में पदयात्रा की और किसानों से मिलकर उनकी शिकायतें सुनी। इस मौके पर वो केंद्र और यूपी सरकार पर भी निशाना साधने से नहीं चुके। और मोदी जी ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान को बदल दूंगा। अब उनको नारा याद नहीं आता है, मगर मैं याद दिला देता हूँ। नारा उनका था, अच्छे दिन आएंगे। और जब हम आज कहते हैं अच्छे दिन आएंगे तो लोग हंसते हैं, जैसे आप अभी हंसे। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। जनता ने तो उनके किए कार्यकाल पर, कांग्रेस के कार्यकाल पर बहुत स्पष्ट संदेश भेजा है। ये बातें पुरानी हो गई हैं। स्क्रिप्ट राइटर्स को कहना चाहिए कुछ ऐसे मुद्दे रखे जो शायद लोगों को पसंद आए। राहुल गांधी की इस पदयात्रा में कांग्रेस के नेता इमरान मसूद भी दिखाई दिए, जो कि 2014 में बोटी बोटी काटने वाला विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए थे, जिसको लेकर भी विपक्ष ने निशाना साधा। लालू यादव से गले मिलने के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है। उनका कहना है कि जो गले मिले वो एक अकस्मात था और उनका हाथ पकड़ के लालू यादव जी ने खींच लिया। इसके अलावा उन्होंने लालू के वंशवाद पर भी जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में लालू यादव से गले मिलने के बाद उठ रहे सवालों पर अरविंद केजरीवाल को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में सफाई देनी पड़ी। लालू यादव पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा
कि वो वंशवाद की राजनीति का समर्थन नहीं करते। आप लोगों ने देखी होगी वो, तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मेरा, और खींच के गले लगा लिया, और फिर मेरा हाथ उठा के। केजरीवाल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भले ही सफाई दे दी है, लेकिन विपक्ष का इस मुद्दे पर हमला जारी है। भ्रष्टाचार अब उनके लिए मुद्दा नहीं है। कारण है कि लालू प्रसाद यादव जो सजाए याफ्ता, जिनको जेल हो चुकी है चारा घोटाले में, उनके साथ गले मिल रहे हैं, और ये गले मिलना निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को गले मिलने के बराबर है। केजरीवाल ने लालू यादव की भ्रष्ट वंशवाद की राजनीति को लेकर भी हमला बोला। जाहिर है देर सवेर इस पर आरजेडी का जवाबी हमला भी होगा। आम आदमी पार्टी की विधायक सरिता सिंह पर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर को धमकी दी है। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक विवादों में आ गई है। रोहतास नगर से विधायक सरिता सिंह पर पुलिसकर्मी से बदसलूकी के मामले में मामला दर्ज किया गया। मामला बीती रात भजनपुरा इलाके का है, जब गाड़ी बैक करते समय विधायक की गाड़ी पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल से टकरा गई। इसी के बाद दोनों पक्षों में बहस हो गई। शांत हो जा भाई। आप कैसे बात करिए? आप कैसे बात करिए? मीडिया में इस विवाद का वीडियो सामने आने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जानबूझकर उनकी पार्टी के विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे को ये मालूम है कि दिल्ली पुलिस कोई मौका तो छोड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, संसद के संसद हम सबके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करने कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी के जो MLAs हैं, इससे पहले भी जिस प्रकार से सत्ता के नशे में चूर और एक शक्ति प्रदर्शन हर तरीके से ये कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी के बीच 36 का आंकड़ा है और इसी वजह से ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ रहा है। हालांकि विवाद में गलती किसकी है, अब ये वीडियो की जांच में ही सामने आएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अगर वाड्रा मामले की जांच के लिए बनाए गए आयोग ने अपनी सिफारिश दी और उसमें जो सिफारिश में वाड्रा के खिलाफ सबूत पाए गए तो वो कार्रवाई तुरंत करेंगे। विज ने यह बयान वाड्रा के आरोप के जवाब में दिए हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खुद को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले बयान पर हरियाणा सरकार ने पलटवार किया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि एक बार आयोग की सिफारिश आने दीजिए, फिर जरूरत हुई तो बताएंगे कि कानून क्या होता है। और जहां तक अगर वो बात कर रहे हैं जांच की, तो उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आयोग जाने, रॉबर्ट वाड्रा जाने, हमारा उसमें कोई दखल नहीं है। हाँ, आयोग अगर कोई सिफारिश करेगा तो सिफारिशों के मुताबिक ठोक जरूर देंगे। हालांकि कांग्रेस ने जरूर रॉबर्ट वाड्रा के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। बार बार उनको अपमानित किया जाता है, ठोस एक भी तथ्य सामने नहीं आया है। कोई औपचारिक कार्रवाई ऐसी नहीं है जिसका जवाब नहीं दिया गया हो। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि उन्हें सियासत के लिए बीजेपी ने इस्तेमाल किया था, जबकि उन पर अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुए हैं। उधर सेंसर बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य पहलाज निहलानी ने बोर्ड के दूसरे सदस्य अशोक पंडित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पहलाज का कहना है कि उनके पास इससे जुड़े सबूत भी हैं। सेंसर बोर्ड में वरिष्ठ सदस्य पहलाज निहलानी और अशोक पंडित के बीच चल रहा विवाद अब खुलकर सतह पर आ गया है। फिलहाल निहलानी ने अशोक पंडित पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पहलाज का कहना है कि अशोक इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे वो डायरेक्टर हों। इसके जवाब में अशोक पंडित ने भी पहलाज पर पलटवार किया है। मैं भी इम्पा का मेंबर हूं, जिसके अंदर मतलब धांधली कर रहा है, झूठा सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड से लेके आया है और मतलब झूठे पेपर उसने उसमें साबित किए हैं। ये आरोप से आईएनबी मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही बचकाना आरोप इसने लगाया है पहलाज निहलानी। ये प्रूव करता है कि बेसिकली ये आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया है। पहलाज ने तो यहाँ तक कह दिया कि अशोक पंडित बोर्ड में रहने के लायक ही नहीं हैं। पहलाज निहलानी का दावा है कि अशोक पंडित के खिलाफ उनके पास सबूत हैं, जो वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देंगे। बहरहाल इस विवाद के चलते सरकार की किरकिरी जरूर हो रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। महिलाएं अब मंदिर परिसर में हाफ पैंट, कैप्री और मिनी स्कर्ट पहनकर नहीं जा पाएंगी।
विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। मंदिर प्रशासन के नए नियमों के अनुसार अब मंदिर में महिलाएं हाफ पैंट, कैप्री या मिनी स्कर्ट पहनकर प्रवेश नहीं कर सकेंगी। निर्देशों में कहा गया है कि कपड़े ऐसे होने चाहिए जिनसे शरीर सही तरीकों से ढक सके। मंदिर प्रशासन के अनुसार ये निर्णय खास तौर पर उन विदेशी सैलानियों के चलते लिया जा रहा है जो मंदिर में प्रवेश करते समय अक्सर छोटे कपड़े पहनकर आती हैं। भगवान के यहाँ शांति प्राप्त करने जा रही, पूजा करने जा रही, दर्शन करने जा रही हैं, तो देहालंकार हो जाए, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनिए, अंग प्रदर्शन न हो और ढंग का हो। माता पार्वती भगवती लक्ष्मी का आप देखिए कैसे श्रृंगार होता है। हालांकि मंदिर प्रशासन ने साफ किया है कि छोटे कपड़े पहनकर आने वालों को रोका नहीं जाएगा, बल्कि मंदिर परिसर में चेंजिंग रूम की व्यवस्था होगी, जहां पर शरीर को पूरी तरह से ढकने के लिए साड़ी, धोती आदि का इंतजाम रहेगा। पुरुष हो चाहे महिला हो, घुटनों को ऊपर करके अर्ध कपड़ों में आते थे, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि वो अगर अर्ध कपड़ों में आ रहे हैं तो धोती या कुछ लपेट लें। मंदिर प्रशासन भले ही अपने नए नियमों के लिए तर्क दे रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि देर सबेर इस फैसले पर विवाद जरूर होगा। देश दिन भर में आपका एक बार फिर स्वागत है और अगली खबर है, बिहार में नए नए बने आरजेडी विधायकों के बीच बंगले को लेकर होड़ हो गई है। हालात ये है कि पूर्व विधायकों ने बंगले अभी खाली नहीं किए हैं, लेकिन नए विधायकों ने उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। बिहार में आरजेडी के मजबूती के साथ सत्ता में आते ही बंगले पर कब्जे को लेकर दबंगई शुरू हो गई है। आरोप है कि बीती रात पटना हार्डिंग रोड के बंगला नंबर 15 पर बिना आवंटन के ही आरजेडी विधायक अरुण यादव ने कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि रात में 20 से 25 लोग आए और जबरदस्ती बंगले पर अपना बोर्ड लगाकर चले गए। हम इस वक्त 10 साउथ बेली रोड इस आवास पे हैं, जो जदयू के विधायक हुआ करते थे मंजीत कुमार सिंह, ये उनका आवास है और मंजीत कुमार सिंह ने अब तक ये आवास खाली नहीं किया। और आप देख सकते हैं अरुण कुमार यादव जो राष्ट्रीय जनता दल से सहरसा से जीत करके आए हैं, उनका बोर्ड भी लग गया है। हालांकि राज्य के नए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि इस तरह की दबंगई नहीं चलेगी और बंगला जिसे आवंटित है उन्हें ही मिलेगा। जो है अभी विभाग हम ज्वाइन करेंगे, वहाँ अधिकारियों से मिलेंगे, जो भी सूचना होगी, मगर जो भी अलॉट यहाँ से होगा उसके लिए हम लोग काम करने का काम करेंगे। आगे हम देखते हैं कि क्या बात है, ये क्या है, कौन कब्जा कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। यही नहीं, विधायक अनिल सिंह पर भी इसी तरह से बंगले पर कब्जे का आरोप है। अब तेजस्वी यादव क्या इस कब्जे की होड़ को रोक पाएंगे और अपने विधायकों पर लगाम लगा पाएंगे, ये देखना अहम होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर में क्रिकेट सीरीज हो सकती है। इस बीच की दोनों देशों के बीच सहमति, जो क्रिकेट बोर्ड है उनके सहमति दुबई में हुई, जहां पर दोनों क्रिकेट बोर्ड प्रमुख वहां मौजूद थे, लेकिन औपचारिक घोषणा 27 नवंबर को होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर में क्रिकेट सीरीज हो सकती है। इस सिलसिले में दुबई में बीसीसीआई चीफ शशांक मनोहर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई है। इस बैठक में ईसीबी के अध्यक्ष जाइल्स क्लार्क भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि दोनों देश श्रीलंका में 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलने के लिए सैद्धांतिक तौर पर तैयार हो गए हैं। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि शशांक मनोहर ने पाकिस्तान को भारत में खेलने का भी न्योता दिया था, लेकिन अब सहमति श्रीलंका में खेलने पर बनी है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि शहरयार खान पहले पाकिस्तान सरकार से सीरीज की अनुमति लेंगे और इसके बाद ही इसकी आधिकारिक घोषणा 27 नवंबर को की जाएगी। आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।